तो मेरा नमस्कार। नारायण सिंह जी का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आप लोगों के समक्ष आमंत्रित किया। नारायण सिंह जी से तो पहली बार मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। राजेश यादव जी मेरे पिछले 9-10 साल से काफ़ी क्लोज़ हैं और इनकी उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, मैं भी इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब भी ये एक उदय मंदिर थाने में रहे, शास्त्री नगर थाने में रहे, जहाँ भी ये रहे हैं, इन्होंने उस थाने से संबंधित जो भी एरिया थे, नशा मुक्ति पे जो इनके द्वारा अभियान छेड़ा जाता था, उसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग रहता था। मैं मथुरादास माथुर अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं ये बात कहूँ कि मनोरोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, हम हैं मनोरोग विशेषज्ञ। सबसे विचित्र बात यह है कि मन शरीर में कोई भी ऑर्गन नहीं है। अगर हड्डी रोग की बात आती है तो हड्डियां सबको पता है, हृदय रोग की आती है तो बात हृदय सबको पता है, फेफड़ों की बात आती है तो सबको पता है फेफड़े। आत्मा दिखाई देती है ना मन दिखाई देता है। आत्मा शरीर से निकली नहीं और शरीर का संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर इंसान का मन खराब हो गया है, मन उदास हो गया है, मन में बिल्कुल किसी तरह की कोई भाव नहीं रह रहे हैं, तो वो भी इंसान मरा बरोबर ही कहलाता है। एक बहुत पुरानी हिंदी में कहावत है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो जब मन शरीर में कोई ऑर्गन नहीं है तो मन से संबंधित बीमारियां भी लोग बड़े ही मुश्किल से उसका मानते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई मन से संबंधित बीमारी है। दिया है, खुद का दिखाई नहीं देता, दूसरे का हाथों हाथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जब दिमाग की बात आती है, इंसान और जानवर के बीच में जो भेद बनाया गया है वो शायद दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से इंसान और जानवर के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर रखा जाता है। अब कोई भी इंसान दिमागी बीमारी मनोरोग के संबंधित जो बात है, तो कोई भी इंसान अपने आप को दिमागी रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर जाहिर नहीं होने देता। किसी के अगर हृदय में दर्द हुआ है, हार्ट अटैक आया है, फटाफट वो फ़ोन लगाएगा अपने 4 दोस्तों को, यार मेरे को हार्ट अटैक आ गया अभी, यार कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया। लेकिन अगर किसी का मन टूटा हुआ है तो वो किसी को भी इस बारे में जिक्र नहीं करता कि मेरे मन में किसी तरीके की परेशानी चल रही है। अपन रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हैं, अखबार में 5 से 7 सुसाइड की खबरें होती हैं। मर्डर की इतनी खबरें नहीं होती, मर्डर से इतनी मौत नहीं होती जितनी सुसाइड से रोज़ मौत होती है। और जो सुसाइड से जो मौत होती हैं, ये वही केसेस होते हैं जिनको किसी न किसी तरीके का मानसिक रोग था, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन वो किसी मनोरोग विशेषज्ञ या किसी और फिजिशियन के पास में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं को इतना उन्होंने भारी कर लिया कि उनको लगा कि इस जीवन से मुक्ति पाना ही अंतिम हथियार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी मनोरोग की जो गंभीरता है वो किस लेवल पे होती है। पहली चीज़ तो यही है कि मन शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है, इसलिए लोगों में इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं है। दूसरी ये कि मन को हमेशा दिमाग के साथ में जोड़ा जाता है ना, तो कोई भी इंसान अपने आप को दिमागी रूप से असक्षम मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, चूँकि जब भी किसी इंसान को कोई मनोरोग होता है तो उसकी रिपोर्ट्स जब हम कराते हैं, खून की रिपोर्ट हुई, माथे का सीटी स्कैन कराया, ज़्यादातर केसेस में वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। क्यों? क्योंकि जो मनोरोग से संबंधित जो रोग हैं वो दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, कुछ न्यूरो रसायन होते हैं, उनकी जो इक्विलिब्रियम होता है उसकी इम्बैलेंसिंग जो हो जाती है, उसके कारण से ये मनोरोग की समस्याएं पैदा होती है।
वो न्यूरोकेमिकल्स के चंद नाम होते हैं, जैसे डोपामिन है, एसिटाइलकोलिन है, सेरोटोनिन है, एफिनेफ्रिन है, नॉर एफिनेफ्रिन है। तो ये वो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारे हर भाव को कंट्रोल करते हैं। हमारी नींद, हमारी भूख, हमारा गुस्सा, हमारा मन, हमारी उदासी, हमारा खुश होना। 10 में से 7 मरीज जो मनोरोगी होते हैं वो किसी ना किसी थान, भोपे, ओजे, पीर, फ़कीर के यहाँ पे महीने 2 महीने जब तक अपना समय बर्बाद नहीं कर लेते तब तक हमारे पास में नहीं आते हैं। कईयों की स्थिति तो ऐसी होती है कि चेन से बांध कर लेके आ रहे हैं, और फिर जब उनका इलाज करते हैं तो वहाँ पे सब पूछते हैं कि भाई अब कैसे लेके आए। अब वो भोपो बोलियो कि अब ये कहीं है कि हैंग हो गयो, अब तो डॉक्टर ने दिखाओ, डॉक्टरी बीमारी है। अब उसमें भी फिर वो सब भोपो यूँ बोलियो कि सुई नहीं लगानी है, बस आप गोलियाँ इलाज करना है। तो इस तरीके की कंडीशंस के साथ में जब वो आते हैं तब हम ये सोचते हैं कि समाज में जो अनभिज्ञता फैली हुई है मनोरोग से संबंधित, वो वास्तव में ही बहुत ही उच्च स्तर पे है। तो ये जो सबसे बड़ी एक कारण है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आना, मन शरीर का कोई अंग नहीं होना, और दिमाग की बीमारियों में कोई भी इंसान अपने आप को दिमाग से कमतर नहीं मानना। अपने दिमाग की कोई परेशानी हुई है तो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये 3 मोटे कारण हैं जिसके कारण से मन के रोग लोग आराम से, आसानी से किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ के पास में जाने से झिझकते हैं। और इसके साथ साथ मनोरोग के होने के पीछे एक सबसे जो मेजर कारण जो आज के दौर में जो हम देख रहे हैं वो है नशा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इंसान सोचता है कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, परेशानियां आती हैं। कुछ इंसान मजबूत मानसिक स्थिति के साथ में होते हैं तो वो उस परेशानी को आराम से झेल लेते हैं जिससे कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। कोई भाई कह देता है उनको कि बोले दारू पीना शुरू कर दो, दारू पियोगे तो नींद आ जाएगी। अब क्या होता है, जो भी ये नशा है तो नशे से क्या होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, और जब दिमाग सुन्न हो जाता है तो परेशानियों को महसूस करना बंद कर देता है। और जैसे ही परेशानियों को महसूस करना बंद किया, अगले बंदे को नींद भी आ गई, अगले बंदे को सुकून भी महसूस हुआ, तो उसको एक क्षणिक तौर पे ये लगने लग जाता है कि ये जो नशा है ये मेरी दवा है और इसके कारण से मैं अपनी परेशानियों से मुक्ति पा रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी नशा दिमाग को सूना करने के अलावा और कुछ नहीं करता है। आपकी परेशानी ख़त्म नहीं करता है, आपके दिमाग को सुन कर देता है, नम कर देता है। और ये जब प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, आज पता चलता है कि 60 ml का पैग लिया उससे दिमाग सुन हो गया, महीने भर बाद में पता चला कि 60 ml के पैग से तो कुछ होता ही नहीं है। आज क्वार्टर लेके आएंगे, क्वार्टर लेके आने शुरू हो गए, पता चला कि साहब अब 2-3 महीने बाद अब तो क्वार्टर भी असर नहीं करता है, फिर बोतल पे आ गए। तो मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, साथ में शारीरिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, और कहीं आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कार्य क्षमता भी हीन हो रही है। पता चल रहा है ड्यूटी के दौरान नहीं लेके बैठे हुए। अब इससे ज़्यादा गलत काम क्या होगा कि आप ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे हो, पता चल रहा है सिर्फ दारू ही दारू चल रही है। तो ये जो चीज़ है, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर फिर दिमाग पे पड़ता है थोड़े दिनों बाद में, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो असंयमित मात्रा में ली जाए तो दिमाग पे जिसका असर आता है वो इस तरीके से आता है कि हमारे पास में कुछ पेशेंट्स आते हैं 28-30 साल की उम्र के, उनसे अगर हम पूछते हैं कितने टाइम से दारू ले रहे हो, बताते हैं सर 10 साल हो गए। उस बंदे का जब हम CT स्कैन कराते हैं, ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उस बंदे का जब हम CT स्कैन कराते हैं, जो 60 साल के 70 साल की उम्र का जो बुज़ुर्ग होता है उसके दिमाग में जितनी सिकुड़न हो जाती है उम्र के साथ साथ, वो सिकुड़न एक 30 साल के नौजवान के अंदर दिमाग में मिलनी शुरू हो जाती है, भूल पड़नी शुरू हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एविडेंस है कि जिससे हमें नशे जैसी चीज़ से
दूर रहना चाहिए। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो अल्कोहल, दवा, दारू बहुत पुराने टाइम पे कहते थे, लेकिन चूँकि सीमित मात्रा जो है वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो बेमतलब में मेरी तरफ से एक वो हो जाएगा कि भाई डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया इस चीज़ के लिए। और दूसरा है कि ये सीमित मात्रा में कोई रह नहीं पाता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो भागते टाइम नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ सबसे बेहतर यही है कि आप इस चीज़ से दूरी बना के रखें तो सबसे बेहतर काम है। इसमें किसी भी तरीके का इंक्लिनेशन आपको परेशानी का सबब देता है। दूसरी चीज़, अल्कोहल से एक और जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट हम लोगों ने जो देखा है वो ये है सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये अल्कोहल से दो चीज़ें, एक तो दिमाग कमज़ोर होना और दूसरा सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये अल्कोहल के दो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं जो शारीरिक तौर पे एविडेंट होते हैं। और जो सामाजिक तौर पे जो नुकसान है वो तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। कोई भी इंसान दारू पीने लग जाता है तो उसके घर परिवार की स्थिति बेकार हो जाती है, नशे में ही लिप्त रहता है, सारा पैसा जो भी कमाया हुआ है सब नशे के अंदर जाता रहता है। तो ये दूसरा, मारवाड़ में अपन रहते हैं तो एक और यहाँ पे एक नशा बड़ा कॉमन है, अमल का। ठीक है, कल्चर में था, मान मनवार के तौर पे लिया जाता था, लेकिन आज के दौर में अमल की कीमत इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि जो जिन घरों में बुजुर्ग 60-70 साल के आज भी अगर अमल लेते हैं तो उस घर के बच्चे भले ही वो घर का राशन पानी लाने में अक्षम होंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, डोकरा पे अगर 10-12 हज़ार रुपया हमारा खर्च हो रही हो तो होने दो, माने कोई फ़र्क नहीं पड़े, कम से कम ये जीव तो रहे है। तो ये उनका डिवोशन है कि ठीक है कि उनको पता है कि इतना महंगा होने के बावजूद भी वो अपने बुज़ुर्गों को इस चीज़ को दे रहे हैं। लेकिन आज जो दौर है अभी अमल से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अब चीज़ें, क्योंकि अब जो अमल है वो भी आप लोगों को प्योर नहीं मिलता है, उसमें सारी दवाइयाँ मिक्स करके आई जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अमल कन्वर्ट हो गया है स्मैक में, हेरोइन जिसको हम बोलते हैं, अमल से ही बनता है। एक और नशा अब मारवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, वो है MDMA। जोधपुर के 100 से 150 किलोमीटर की परिधि में मैं ये मानता हूँ 30 से 40% युवा किसी ना किसी स्मैक और MDMA जैसे नशे के प्रति आसक्त हैं। हमें अचंभा होता है देख के कि जब वो ये जो MDMA है ये पिछले 2-2.5 साल से अभी शुरू हुआ है। बेसिकली बड़ा महंगा नशा है, 1 ग्राम की कीमत ही करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये होती है और लेने का तरीका बड़ा सरल है, गुटके में डाला, मिलाया, मुंह में डाला। और उसके लेने के बाद में लोगों में जो किसी भी नशे को लेने के बाद में सबसे बड़ा एक कारण उसके लिए ये होता है कि उसको लेने के बाद में वो सोचता है कि अब मैं यूँ हाथी बन गया हूँ, राजा बन गया हूँ, अब मुझे सब कुछ यूँ दिखाई दे रहा है कि अब पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी लेवल आ गया, इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो चीज़ है कि नशे को लेने के बाद में जो अपने आप में इतना एनर्जी लेवल आ जाता है, उसमें पेशेंट आते हैं हमारे पास में, साहब वो MDMA लेने के बाद तो 23 घंटे के अंदर तो मैं साहब 3000 किलोमीटर चला गया और आ गया। मैंने कहा सोया, बोला सोना होने की कहाँ ज़रूरत थी साहब, चलाता रहा और खाता रहा MDMA और पहुँच गया। तो इस लेवल पे वो लोग, यानी आप भूल जाते हैं कि आप ओरिजिनलिटी क्या है आपकी। और इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि जो इतनी सारी मोटरसाइकिल चोरियां होती हैं, चेन स्नैचिंग होती हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर यही लिप्त रहते हैं। एक मैंने यादव साहब के साथ इनके सहयोग से मैंने एक स्टडी की थी कि जितने भी स्मैकची लोग हैं तो उन लोगों के, अक्सर मैंने इनको ये भी कहा था जब भी आप नाकाबंदी वगैरह करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी नाकाबंदी करें तो गाड़ियाँ रोकते हैं तो सबसे पहले जिस भी देखना है तो उसको सिर्फ ये बोल दें कि ये हाथ यहाँ तक दिखा दे दोनों, और आपको यहाँ तक कोनियों तक हाथ देखने में ही पता चल जाएगा कि किसको अंदर रखना है और किसको बाहर छोड़ना है।
ज़्यादातर स्मैकची, करीबन 80 से 90% स्मैकची और जो आदतन अपराधी टाइप के जो लोग होते हैं, आजकल ज़्यादातर जो आदतन अपराधी हैं वो सब स्मैकची हैं। तो उनके यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि दुनिया भर के कलाइयों पे कट मिलेंगे, निशान मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक जो राइट हैंडी होगा उसके लेफ्ट हैंड पे मिलेंगे और जो लेफ्ट हैंडी होगा उसके राइट हैंड पे मिलेंगे। तो एक बहुत कॉमन ये डायग्नोस्टिक फीचर है। और ये उंगलियों के ये निशान, उंगली, ये प्रथम उंगली और अंगूठे, इनके दोनों के पोरवे जले हुए और काले हुए मिलेंगे। तो ये बहुत कॉमन डायग्नोस्टिक फीचर है जो आप लोगों को वहाँ पे इनको पहचानने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अब बात कई बार ये आती है कि कई मरीज आते हैं, बोलते साहब नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। देखिए, नशा छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि नशा दिमाग से होता है। जब दिमाग ही कमज़ोर हो रहा है, तो जब तक दिमाग सही नहीं होगा तब तक नशा से मुक्ति पाना असंभव है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप डॉक्टर के पास में मन से जाएं, क्योंकि जब आप किसी भी चिकित्सक के पास में जाते हैं और आप स्वयं से जा रहे हैं कि मुझे नशा छोड़ना है, तो आधी जीत तो वहाँ पे आपकी तभी हो जाती है कि अब मैं खुद से जा रहा हूँ नशा छोड़ने के लिए। आजकल हर नशे के लिए इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि उस नशे को छोड़ने के बाद में जो भी शारीरिक और जो भी मानसिक तकलीफ होती है वो रत्ती भर भी आप लोगों को महसूस नहीं होगी। इस लेवल का ट्रीटमेंट आया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको जब इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है कि आप जब अमल छोड़ने जा रहे हो, तो आपको स्मैक छोड़ने जा रहे हो, तो कहीं भी ऐसी जो मेन तकलीफ़ें होती हैं, जैसे मान लो मैं अमल छुड़वा रहा हूँ या स्मैक छुड़वा रहा हूँ, तो हाथ पाँव में दर्द होगा, सड़े चलेंगे, नींद नहीं आएगी, आँख नाक से पानी आएगा, छींके आएंगे, उबासी आएंगी, दस्ते लग जाएंगी, किसी इंसान को महसूस नहीं होते हैं। दारू पीने वालों के साथ में दारू छोड़ते हैं, साफ ताने आ जाएंगी, हाथों में कपकपी रहेगी, जबान लड़खड़ा जाएगी, याददाश्त शक्ति नहीं रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी, उल्टी उबाके आएंगी, भूख नहीं लगेगी। ऐसे एक भी लक्षण दवाइयों से बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। अब चीज़ कई बार ये आती है कि साहब कब तक दवाइयाँ लेंगे। जो ये विड्रॉल ट्रीटमेंट जो होता है, इसका एक पीरियड होता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना। इसके बाद में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपका दिमाग इस लेवल पे स्ट्रांग बने कि आपके अंदर नशे की भावना आवे ही नहीं। जो बाद का ट्रीटमेंट होता है वो इस चीज़ के लिए दिया जाता है कि मैं कैसे अपने आप को इस नशे से दूर रख पाऊँगा। नशे से दूर रखने का सबसे बड़ी जो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी अल्कोहल और ओपियम से संबंधित हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, बड़े आराम से छोड़ देते हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर उनके द्वारा हम सुनते हैं, साहब वो छोड़ तो दियो लेकिन गांव गए हो, ब्याह हो, कोई मौतानो हो, तो साहब मैं बड़े शुरू कर दियो। तो वापस शुरू कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि मान मनवार के कच्चे थे, किसी ने लो साहब लो, अब वो मना नहीं कर पाए, और मना नहीं कर पाए वापस झिल गए। अक्सर हमने देखा है ऐसे ऐसे मरीज जो 6-6, 8-8 साल भर तक अपने आप को नशे से दूर रखा और इस तरीके के समारोह में गए, कोई सामाजिक समारोह में, और उन्होंने वापस अपने आप को नशे की राह में जोड़ लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसके कारण से आप लोग वापस नशे के अंदर शामिल हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को दूर रखनी है। अब जैसे आप लोग अब सभी यहाँ पे रोज़ सुबह आप लोगों की पीटी होती है, एक्सरसाइज करते हो, किस लिए करते हैं? ताकि आप लोगों की फिजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, आप लोग फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर सकें। अब अक्सर देखने में ये आता है कि लोग अपने आप को फिजिकल इम्यूनिटी से तो स्ट्रांग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये मेंटल इम्यूनिटी, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। और जब तक आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं कहलाएंगे,
हेल्थ की जो डेफिनेशन आती है उसमें यही आता है कि आदमी शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा तो ही वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें हर वो कार्य करना है जिससे कि हमारी मानसिक क्षमता बढ़े, हमारी एकाग्रता बढ़े। अब जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की। यहाँ पे मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन योगिक एक्सरसाइजेज है, ब्रेथिंग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम वगैरह है। ये चीज़ें क्या है कि ये हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब मेडिटेशन के बारे में अक्सर लोग पूछ लेते हैं, सब करने तो बैठते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। मेडिटेशन का मतलब हिंदी अर्थ होता है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि कोई भी कार्य हम जब करें तो ध्यान पूर्वक करें, पूरे एकाग्रचित्त होकर करें, तो वो मेडिटेशन कहलाता है। अक्सर लोग बोलते हैं साहब कब करें? सुबह करें, शाम को करें। आप कभी भी कर सकते हो, अकेले बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, कहीं खड़े हुए हो तो भी कर सकते हो। ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब ये है कि मुझे अपने मन को एकाग्रचित्त करके बैठना है, उस दौरान मैं विचार शून्य रहूं। लेकिन हम सब दिमाग लेके बैठे हैं, ये विचार शून्य हो जाए तो हम फिर तो भ्रम शक्ति हम लोगों के हाथ में लग जाए। इसको विचार शून्य करना इतना आसान काम नहीं है। जिस ढंग से 4 दिन पहलवानी करके कोई पहलवान नहीं बन सकता, 4 दिन क्लास जाके कोई एक क्लास पास नहीं कर सकता, ठीक उसी ढंग से 10 दिन 15 दिन मेडिटेशन करके कोई योगिक नहीं बन सकता। ये चीज़ें निरंतर प्रयास की चीज़ होती हैं। आप जब शुरुआत में जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया भर के विचार आपके दिमाग में आएंगे। भले ही 10 मिनट आप बैठे हो, आप 5-7 मिनट आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, छठे 7वें मिनट से तो आपको लगेगा कि अब ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं दिमाग में जो कि कभी आते भी नहीं थे। इधर का, आगे का, पीछे का, सब तरीके की बातें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन उनको चलने दो। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आप महसूस करेंगे थोड़ी दिनों बाद में कि इस तरीके के विचारों की जो स्थिति थी वो धीरे 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 दिमाग से कम होती जा रही है और आप अपने दिमाग को ज़्यादा केंद्रित करते जा रहे हैं। इसका अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं तो अगर एक गंदे पानी की भरी हुई बाल्टी है, पोंछा का घर का कर रखा है और बिल्कुल उसमें वो पानी भरा हुआ है बाल्टी में, और मैं आपको ये बोलूं कि इस बाल्टी को बिना मग से खाली किए इस जो पानी भरा हुआ है, ये गंदा पानी भरा हुआ है, इसको स्वच्छ करना है, तो उसका तरीका एक ही बचता है कि उस गंदे पानी की बाल्टी को ले जाओ और चलते हुए नल के नीचे रख दो। आधे पौने घंटे बाद जाके देखोगे तो आप महसूस करोगे कि वो बाल्टी में जितना गंदा पानी था वो सारा बाहर चला गया और वो पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। होगा ऐसा? तो ठीक मेडिटेशन का भी यही फिनोमिना होता है। शुरुआत में बहुत गंदगी भरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे उसमें साफ पानी, साफ बातें चल रही हैं, वैसे वैसे वो निर्मल होता जा रहा है। जिस ढंग से हम अपने आहार का ध्यान रखते हैं, हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर हम देखते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, नमक ज़्यादा नहीं खाना है, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ गलत तरीके का खाएंगे तो या तो उल्टी होगी, या दस्ते होंगी, या एसिडिटी होगी। उसी तरीके से हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें अपनी मानसिक आहार का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और मानसिक आहार के अंदर क्या चीज़ आती है कि आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, और आप क्या पढ़ते हो, और किस माहौल में रहते हो। आजकल सभी के हाथ में 7 इंच 6 इंच का एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद रहता है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट में दुनिया जहान की सारी चीज़ें हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10 दिन तक लगातार एक ही तरह की चीज़ देखते जा रहे हो, घंटों देखते हो, 11वें दिन आप उसी के जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हो। आपकी सोच भी वैसी हो जाती है, आपका नज़रिया भी वैसा ही हो जाता है, आपकी हरकतें भी वैसी हो जाती हैं। तो जिस तरीके से हम जब अपनी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक ढंग के
आहार पे जोर डालते हैं, तो हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी एक ढंग के मानसिक आहार पे अहमियत देनी ज़रूरी है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए अक्सर जैसे जब आप फ्री बैठे हैं, बढ़िया मैगजीन्स पढ़ें। पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि संगत की रंगत, तो संगत की रंगत वास्तविक बात है। इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है कि आप जैसी जगहों पे बैठोगे, जैसे लोगों के साथ में आपके वार्तालाप होंगे, आपके विचार वैसे ही बनते जाएंगे। मेरा वापस ये कहना है कि हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी के साइड में ध्यान देंगे तो इस तरीके की जो हमें मानसिक परेशानियां हैं ये कम से कम होंगी। क्योंकि अब आप फौज की नौकरी में हो, बेल्ट की नौकरी के अंदर हो, यहाँ पे हमें बिल्कुल ऑन द टो होना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस नौकरी में इतनी सारी अनिश्चितता हो, तो उस नौकरी के अंदर इंसान एक भारी मानसिक दबाव के अंदर तो रहेगा ही रहेगा। अब उस मानसिक दबाव से राहत लेने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ जो स्ट्रांग होते हैं वो अपने मन को उसी हिसाब से फ्रेम आउट कर लेते हैं कि नहीं यार, जब इस नौकरी में आए हैं तो ये सब तो करना ही है। और मन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप मॉडिफाई कर लो। आपको पता है कि यार मुझे आज जैसलमेर से आगे मोहनगढ़, रामगढ़ जाना है, तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मुझे जो साधन मिले वो भी खटारा मिले। हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो भी मेरे अनुकूल नहीं होगा, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन जब आप अपने मन को उस चीज़ के अनुकूल कर लेते हो तो आपकी जो शारीरिक पीड़ा है वो कम हो जाती है। और आप ये उम्मीद करके जाओ कि नहीं यार, अपन को तो पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, और उसके परिप्रेक्ष्य में आपको जब वहाँ पे वो नेगेटिव माहौल मिलता है तो आप क्या होते हो कि टूट जाते हो। जो आपकी ओरिजिनल क्षमता होती है वो भी ख़त्म। तो जो मेंटल फ्रेमिंग है, जब आप लोगों को पता है कि आप जिस जॉब के अंदर हो उस जॉब में आपको 24 घंटे सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को इस तरीके से फ्रेम आउट करके रखोगे तो मानसिक परेशानियां कम से कम आप लोगों को घर करेंगी। अब आप लोगों के अंदर अक्सर, जैसा अभी नारायण सिंह साहब ने बताया कि हर इंसान किसी ना किसी घर से बिलोंग करता है, हर किसी का परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी हमें यहाँ बैठे बैठे ही निभानी है। तो ऐसे में हम अपने कैरियर और फैमिली के बीच में जो सामंजस्य है वो तरीके से स्थापित नहीं कर पाते। और ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों के साथ ही लागू नहीं होती है, ये आप के डिपार्टमेंट के जो अफसर्स हैं इनके साथ में भी ये चीज़ें समान रूप से लागू होती हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना। बस इतना है कि आप लोग एक्शन लेवल पे काम करते हैं, ये लोग एग्जीक्यूशन के लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी को भी परेशान कर सकती है। अब मेन चीज़ यही आई कि मैं इस तरीके की मानसिक परेशानियों से अपने आप को कैसे दूर रखूं। और आप में एक और चीज़ है कि एक दूसरे के अंदर भी इस तरीके की कोई मानसिक परेशानियां अगर हो रही हैं, खासकर जो आप लोगों का महकमा है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने में आती है, वो आती है डिप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ बीएसएफ के मेडिकल बोर्ड का भी मेंबर हूँ, वहाँ पे मेरा अक्सर जाना रहता है। और जो वहाँ पे मैंने देखा, ज़्यादातर बीएसएफ के जो थे तो उनके अंदर डिप्रेशन वाली जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बड़े परेशान हो रखे थे इस तरीके की समस्याओं के साथ में। और फौज में तो क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, वहाँ कैटेगरीज दे देते हैं। अगर आप सीवियरली मेंटल इल हैं तो वहाँ पे S1, S2, S3, S4 और S5 में तो आउट, ठीक है। इस तरीके की कैटेगरीज देते हैं। तो सर चलो अच्छी बात यह है कि शायद पुलिस महकमे में सर इस तरीके का नहीं कर रखा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे जो कैटेगरी देते हैं तो उसके अंदर एक ही चीज़ का उनके पास होता है कि जैसे ही कैटेगरी दिया और फायर आर्म हैंडलिंग बिल्कुल बंद। उसमें से कई ये होते हैं कि बोले साहब आप झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी आए हैं, घास खोदने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे, हमें तो साहब बंदूक छीन ली हमसे। अब बंदूक छीन ली तो हम किस काम के साहब फौज में, वो अलग डिप्रेशन उसका।
तो कम से कम अपने साथ यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम माइल्ड लेवल पे भी अगर कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी के फीचर्स के साथ में हैं, तो हमारे साथ में ये चीज़ नहीं है कि हम फायर आर्म को हैंडल नहीं कर पाएंगे। रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई बेल्ट वाले स्टाफ के साथ में ये कि आज उसने सीनियर्स को भून डाला, आज उसने सहायक पे अपने साथ वाले पे गोली चला डाली। पढ़ते हैं, अपन सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे क्यों होती है वो इस तरीके की चीज़ें? कहीं ना कहीं वो मेंटली इस लेवल पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको इस तरीके का ख़तरनाक कदम उठाना पड़ जाता है। तो अब डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो अगर आप लोगों को पता होंगे तो आप क्या है कि अपने सहायक जो अपने साथी लोग हैं इनमें भी इन चीज़ों को जानेंगे और समय रहते उस चीज़ का अगर इलाज ले लेंगे तो इससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं पाएगी। इसके जो प्राइमरी लक्षण हैं वो ये हैं, जैसे कि मन बिल्कुल उदास रहना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, नींद बहुत ज़्यादा आना या बिल्कुल नहीं आना, नींद आई लेकिन नॉर्मली लोग 5 से 6 बजे उठते हैं, आप 3 बजे ही उठ के और बैठ गए। 3 बजे के बाद साहब मुझे नींद ही नहीं आती, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, फलाने देवता के गीत गा रहा हूँ। इसके अलावा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाना, बेवजह की बातों पे गुस्सा आना, उन चीज़ों में भी मन नहीं लगना जिन चीज़ों में पहले आप काफ़ी अपने आप को जब इन्वॉल्व करते थे तो अच्छा महसूस करते थे। टीवी देखने में इच्छा नहीं करना, अखबार पढ़ने में इच्छा नहीं करना, किसी से बोलने बतलाने में बिल्कुल इच्छा नहीं रहने, अपने आप को अकेले बैठाए रखना, किसी से मिक्सअप नहीं होना, रोने की इच्छा होना, ऐसा लगना कि अब मेरा तो ज़िंदगी में होना नहीं होना बेकार है। तो ये कुछ ऐसे प्राइमरी लक्षण हैं जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अब ये लक्षण थोड़े बहुत तो अपन सभी में ही आते हैं, लेकिन डिप्रेशन की परिभाषा में तब सम्मिलित होते हैं जब इन लक्षणों की जो ड्यूरेशन है और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। इस तरीके के लक्षण अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रहे हों तब ये डिप्रेशन कहलाता है। और इस तरीके के लक्षण दिन भर में बहुत ज़्यादा आ रहे हों, इस कदर आ रहे हों कि आप अपनी ना तो सामाजिक लाइफ ढंग से जी पा रहे हो, ना आप अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ ढंग से जी पा रहे हो, तब ये डिप्रेशन के संदर्भ में इस बीमारी को गिना जाता है। अन्यथा छोटे मोटे रूप में ये चीज़ें हर किसी के साथ में आती हैं, हम सब इंसान हैं। अक्सर मैं यही कहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक लोअर बॉर्डर है और ये अपर बॉर्डर है। हम जो भी चीज़ें महसूस करते हैं ये जब तक लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर के बीच में रहें तब तक तो ठीक है। जैसे ही लोअर बॉर्डर के नीचे चली गई या अपर बॉर्डर से ऊपर चली गई तब ये मानसिक रोग के अंदर सम्मिलित हो जाती है। और तब वो क्षण होता है जब हमें किसी मनोचिकित्सक से जाके इस चीज़ का इलाज लेना होता है। बाकी मनोरोग से जुड़ी हुई बहुत सारी और भी बातें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आपके परिप्रेक्ष्य में मुझे सही लगी वो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। अक्सर ट्रीटमेंट से संबंधित जो बात आती है, बहुत बड़ी एक भ्रांति है सामाजिक कि साहब मनोरोग की दवाइयाँ लंबी उम्र भर चलती हैं, बंद नहीं होती हैं। इसके पीछे मैं यही कहूँगा कि अगर मन कमज़ोर नहीं होता तो मन रोगी ही नहीं बनता। अब जब मन रोगी बन गया है तो उस रोग को मिटाने के लिए दवाइयाँ तो देनी पड़ेंगी। जब पाँव में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर 1.5 महीने तक प्लास्टर बांध के छोड़ देता है और बोलता है कि अब इसके बाद में आपको 1.5 महीने तक आपको हिलना डुलना नहीं है। 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर खुलता है तो एक स्टिक दे देता है, बोलता है ये अभी आपकी बैसाखी, इसके सहारे चलना है। तो जो हम आप लोगों को मनोरोग का जो ट्रीटमेंट देते हैं वो भी बैसाखी ही है। उसके सहारे आपको अपने खोए हुए मन की ताकत को वापस पाना है।
लेकिन चूंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो, मैंने वापस कह रहा हूँ कि अगर मन कमज़ोर नहीं होता तो मन रोगी ही नहीं बनता। इसलिए क्या होता है कि जब वो बैसाखी देते हैं तो उसको उस बैसाखी में ही आनंद आने लग जाता है और वो अपनी मानसिक क्षमता को इस तरीके से उपयोग में लाता ही नहीं है कि उसको वो बैसाखी छोड़नी है। और यही कारण होता है कि वो लगातार फिर मनोरोग की दवाइयाँ लंबे समय तक चालू रहती है, क्योंकि मैंने कहा ये न्यूरोकेमिकल्स का डिस्टरबेंस है, केमिकल लोचा है। और जो ये दवाइयाँ दी जाती हैं मनोरोग में, ये वही दवाइयाँ होती हैं जो केमिकल्स की दिमाग के अंदर कमी हुई, उन्हीं केमिकल्स को हम प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के रूप में दे रहे हैं। तो जब तक वो दवाई जाती है तब तक वो मरीज़ बेहतर महसूस करता है, और जैसे ही वो दवाइयाँ दूर हुई और मरीज वापस रिलैक्स हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा था कि हमें अपनी मानसिक इम्यूनिटी इस लेवल पे रखनी है कि हम मानसिक रोगी बने ही नहीं।